था काल भी मुझसे डरता। कर दूं परास्त देवों को भी इतना भुजाओं में बल था तेज अलौकिक चेहरे पर था क्रोध में सूर्य सा जलता। था वीर महाभट योद्धा मेरा नाम दानवीर कर्ण था। जो महारथी है पराक्रमी है कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण में है वो कर्ण हूँ मैं। जो सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूँ मैं। जो प्राण भी दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो महारथी है पराक्रमी है कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण में है वो कर्ण हूँ मैं। जो सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूँ मैं। जो प्राण भी दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। जब जन्म हुआ माँ ने त्यागा मुझे लोक लाज के डर से। जिस वक्त मैं माँ पर निर्भर था उठ माँ का साया बिसर से। जो सोच कर हो पीड़ा मन में कुंती ने ऐसा काम किया। गंगा में बहाया था मुझको दिल से निकाला और घर से। एक सारथी ने मुझको पाला राधा ने माँ का प्यार दिया। लोगों ने नीचे वर्ण का कह हर क्षण मेरा अपमान किया। एक सूत ने पाला था मुझको सबने समझा मैं शूद्र हूँ। था सत्य का किसी को ज्ञान नहीं मैं कर्ण सूर्य का पुत्र हूँ। अपमान का घूंट मैं पीता रहा था कर्म वीर मैं जीता रहा। जो स्वाभिमान को जख्म लगे उस वक्त मैं उनको सीता रहा। मेरा जिस पर बस ध्यान था वो युद्ध कला का ज्ञान था। पर सीखूं किससे युद्ध कला था मैं न किसी को जानता। रुचि को देखा अधिरथ ने मुझको द्रोण के पास में लेके गया। सीखूंगा अब मैं युद्ध कला आश्वासन मुझको दे के गया। पर द्रोण ने भी धिक्कारा था फिर मुझको ताना मारा था। है राजपुत्रों की युद्ध कला ये कहकर मुझे नकारा था। फिर युद्ध कला के ज्ञान को मैंने गुरु परशुराम से मांगा। शिक्षा को देकर छीन लिया इतना मैं रहा अभागा। पूर्ण हुई शिक्षा सबकी था रंगमंच भी लगा हुआ। वहाँ राजपुत्रों के स्वागत में सारा साम्राज्य था सजा हुआ। खुशियाँ थी चारों तरफ वहाँ पर बसते ढोल नगाड़े थे। सभी राजपुत्र वहाँ रंगमंच पे रण कौशल दिखला रहे थे। संग विजय धनुष को लिए हुए फिर मैं भी वहाँ पर पहुँच गया। जो देखा मेरा रण कौशल सारा साम्राज्य भी चकित हुआ। द्रोण ने वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ कह करके जिसे पुकारा था मैंने भी फिर सबके समक्ष उस अर्जुन को ललकारा था। फिर किया तिरस्कृत द्रोण ने मुझको जाने क्या क्या बात कही। पहचान लिया था पुत्र को लेकिन कुंती फिर भी मौन रही। फिर दुर्योधन ने बड़ी सभा में द्रोणाचार्य को रोक दिया। मुझको कह करके अंगराज फिर अंग देश मुझे सौंप दिया। ये बात सुनी जब मैंने तब मैं गौरव से हर्षाया था। मुझे दुर्योधन ने मित्र कहा और सीने से भी लगाया था। जब कोई नहीं था संग मेरे दुर्योधन साथ में खड़ा हुआ। मैं दानवीर फिर उसी समय से दुर्योधन का ऋणी हुआ। मैं दानवीर फिर उसी समय से दुर्योधन का ऋणी हुआ। मैं दानवीर फिर उसी समय से दुर्योधन का ऋणी हुआ। जो महारथी है पराक्रमी है कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण में है वो कर्ण हूँ मैं। जो सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूँ मैं। जो प्राण भी दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। मुझे क्रोध भयंकर आता था पर क्रोध को मैंने बांध लिया। बनना है मुझको सर्वश्रेष्ठ ये मन में मैंने ठान लिया। कि अपमानित मुझे बार बार ना किसी ने मेरा मान किया। एक दुर्योधन ही था जिसने हरदम मेरा सम्मान किया। कौन हुआ है वीर स्वयं जिसने त्यागा अभिनंदन को। मिला राजभोग परिवार सभी पर त्याग दिया हर बंधन को। सब बता दिया था सूर्य देव ने फिर भी मैंने दान दिया था। बता इंद्र की चाल है फिर भी त्यागा कवच कुंडल को। मित्र को वचन दिया था मैंने वचन की लाज बचाने को। मैं कुरुक्षेत्र में उतरा था बस अर्जुन से टकराने को। मेरे उन तीरों ने कब का अर्जुन को मार दिया होता। पर स्वयं कृष्ण बैठे थे रथ पर कर्ण से उसे बचाने को। रथ 30 हाथ पीछे हटता जब अर्जुन तीर चलाते थे। 2 हाथ पछाड़ा मैंने केशव मंद मंद मुस्काते थे। श्री कृष्ण की वाह को सुनकर अर्जुन कुछ शंका करते थे। मेरे उस रण कौशल की क्यों श्री कृष्ण प्रशंसा करते थे। पूछ लिया अर्जुन ने केशव से के कारण क्या है। मैं कर्ण पे पड़ता हूँ भारी फिर उसकी क्यों वाह है। कान्हा ने अर्जुन की मन की शंका को फिर यूं दूर किया था। अहंकार जो अर्जुन को केशव ने उसको चूर किया। तीनों लोगों के स्वामी ने रथ पर लगाम को पकड़ा है। ध्वज में हनुमान जी बैठे हैं आईने पहियों को जकड़ा है। हे अर्जुन तुम ही बतलाओ इसमें क्या प्रश्न है शंका का। रथ एक हाथ भी पीछे हो तो कर्ण है पात्र प्रशंसा का। युद्ध भयंकर चालू था फिर मेरा मन यूं डोल गया। गुरु परशुराम का शाप मुझे मैं अपनी विद्या भूल गया। बस उसी समय पर
हेलो। धरती ने पकड़ लिया, धरती के श्राप का फल था वो, तभी काल ने मुझको जकड़ लिया। शस्त्रहीन हो करके जब मैं अपने रथ से उतरा था, अर्जुन ने अपने तीरों से फिर मुझ पे घातक वार किया। ध्यान था मेरा पहिए पर ना पास में मेरे धनुष बाण, तब केशव के आदेश पे अर्जुन ने फिर मुझको मार दिया। जब अर्जुन ने मारा मुझको ना अर्जुन ने बल से मारा, भगवान साथ थे अर्जुन के। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग, की हाल चाल? भी ना कर्ण कभी हारा होता, अगर अर्जुन ने उसी बढ़िया हो सारे, ना मारा होता। तंदुरुस्त हो, कोई ना हुआ फैमिली बढ़िया है। दान में मुझसे प्राण भी लो यूं, दानवीर ना हुआ कोई, मित्र धर्मी था मेरा पर। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सुशील, वेरी गुड इवनिंग अतुल, वेरी गुड इवनिंग अक्षत, वेरी गुड इवनिंग प्रिंसी, वेरी गुड इवनिंग प्रीत, वेरी गुड इवनिंग तुषार, हर्ष, गुड इवनिंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च गल रख के बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना। बुरा हाल है सर जी, बुरा हाल है, बुरा हाल है, बस जब पूछ लो बुरा हाल है, ये नहीं कहते सर जी बहुत बढ़िया हाल है। कभी कहते हो बहुत बढ़िया हाल है? कभी तुमने बोला है कि नहीं चलो हाल चाल हमारा बहुत बढ़िया गाबा सर? चलो जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों जी। आ जाओ फटाफट, सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ जी। चलो इधर देखो ध्यान से। अब आज हमें पता क्या करना है जी? आज से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज से हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने 3 चैप्टर कहा था ना कि 3 चैप्टर आपने रिवाइज करके आने हैं। ठीक है, तो आपको मैंने कहा था कि 3 चैप्टर आपने रिवाइज करके आने। केम छो माजा मा माजा मा माजा मा, आपको मैंने 3 चैप्टर कहा था रिवाइज करके आने। एक तो मैंने कहा था चैप्टर कौन सा, वैल्यूएशन वाला, ये मैंने कहा था आपको रिवाइज करके आने। ठीक है, दूसरा मैंने कहा था सप्लाई वाला, ये चैप्टर मैंने कहा था रिवाइज करके आना है। और तीसरा मैंने कहा था आपको चैप्टर आरसीएम वाला, ये चैप्टर मैंने कहा था, ये 3 चैप्टर आपको रिवाइज करके आने हैं। ठीक है, तो आई होप आप रिवाइज करके आए होंगे ना। तो उसके आज हमें क्वेश्चन करने। अच्छा, ये जो पीडीएफ मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर है, ये आपका ना मॉडल टेस्ट पेपर है। तो आपके उसी लिंक पर ये पीडीएफ मैंने अपलोड किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये मत पूछना कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो ये पीडीएफ जो लिंक आपके पास है ना गूगल ड्राइव का, उसी लिंक में इस पीडीएफ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सर आईटीसी के मास्टर क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो भी मैंने करवाए तो हैं, 2-3 मास्टर क्वेश्चन करवाए हैं। इसके अंदर भी जितने मास्टर क्वेश्चन होंगे वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी कर लेंगे, टेंशन नहीं है जी। चलो आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से आओ जी, इधर देखो ध्यान से। हाँ जी, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। हाँ इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूं। अच्छा, वैसे आज सारे के सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके हो सकेंगे हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। आ जाओ एक बार सारे के सारे बच्चे इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे एक बार आओ, पहला क्वेश्चन देखते हैं जी। ठीक है, एक बार पहला क्वेश्चन देखो। सबसे पहले जी पहला क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है देखो जी। तो क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है गुलाटी लिमिटेड। हाँ जी, गुलाटी लिमिटेड, पहली बात कंपनी है। हाँ जी, कंपनी है गुलाटी लिमिटेड, ए रजिस्टर्ड सप्लायर इन मुंबई महाराष्ट्र। अब ये पर्सन रजिस्टर्ड कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो सप्लायर की लोकेशन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। वो कह रहा है हैज सप्लाइड, ध्यान रखना, हैज सप्लाइड गुड्स टू मृदुल ट्रेडर एंड कालू मोटर। भाई साहब क्या क्या नाम है? एक तो वो सप्लाई कर रहा है मृदुल ट्रेडर को, एक वो सप्लाई कर रहा है कालू मोटर्स को, लोकेटेड इन अहमदाबाद गुजरात। मतलब मृदुल ट्रेडर जो है वो अहमदाबाद गुजरात में है और दूसरा जो है वो पुणे महाराष्ट्र में है रिस्पेक्टिवली। गुलाटी लिमिटेड हैज फर्निश द फॉलोइंग डिटेल फॉर द करंट मंथ। उसने आपको डिटेल दे रखी है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर दें। सर डीटी कब स्टार्ट करेंगे? बेटे पहले आईडीटी तो कर ले, 50 नंबर का है ये भी हैं। ये 50 में से अगर तेरे 45 पक्के हो जाएंगे ना तो तेरे एग्जामिशन पक्की हो जाएगी। और मैंने पहले पूरा शेड्यूल बताया था, पहले आईडीटी करेंगे फिर डीटी करेंगे, कर सब कुछ कर लेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है ना, करते चलो बस। इधर देखो ध्यान से। अब ये मृदुल वाली सप्लाई जो है, ये पहली सप्लाई तो मेरे को लग रही है, ये पहली सप्लाई मेरे को इंटर स्टेट सप्लाई लग रही है और दूसरी सप्लाई जो लग रही है वो मेरे को इंट्रा स्टेट सप्लाई लग रही है।
है ना। पहली सप्लाई जो लग रही है वो मेरे को इंटर स्टेट सप्लाई लग रही है, दूसरी सप्लाई जो लग रही है वो मेरे को इंट्रा स्टेट सप्लाई लग रही है, बस ये पर ध्यान दो। अब यहाँ पे चेक करना वो क्या कह रहा है, कह रहा है प्राइस ऑफ द गुड्स। अब यहाँ पे गुड्स का प्राइस आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 30,000 है, ठीक है ना। यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 30,000 है। पैकिंग चार्जेस यहाँ पे 500, यहाँ पे नहीं है। फिर कमीशन यहाँ पे 500, यहाँ पे नहीं है। उसके बाद वेटमेंट चार्जेस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2,000 पे है। डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, अब डिस्काउंट फ्रॉम प्रॉम्प्ट पेमेंट है जो रिकॉर्डेड है इनवॉइस में, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1,000 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब वो कह रहे हैं आइटम गिवन इन 2 to 5, आइटम गिवन 2 to 5 जो है हैव नॉट बीन कंसीडर, मतलब कंसीडर नहीं की गई, वाइल अराइविंग एट द प्राइस ऑफ गुड्स गिवन इन आइटम पॉइंट 1, मतलब इस पॉइंट में नीचे दी गई आइटम कंसीडर नहीं की गई, तो मतलब हमें कंसीडर करनी है। कह रहे जीएसटी लाइबिलिटी निकाल दो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एज द केस मे बी ऑफ गुलाटी लिमिटेड फॉर द गिवन मंथ, और उसने आपको टैक्स रेट दे रखा है सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, आईजीएसटी जो है वो 18% यहां पे निकल के आ रहा है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एकदम पेमेंट कर देना, तुरंत पेमेंट कर देना, इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब होता है तुरंत पेमेंट कर देना, सही टाइम पर पेमेंट कर देना, उसलिए आपको डिस्काउंट मिले, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे पहले मेरे को वैल्यू निकाल के बताओ जी। पहले वाले केस में 10,000 है, 500 रुपए पैकिंग खर्चे ऐड कर दोगे, क्यों ऐड कर दोगे, इंसिडेंटल और एंसिलरी खर्चे ऐड होते हैं। कमीशन 500 रुपए की ऐड कर दोगे, इंसिडेंटल और एंसिलरी खर्चे ऐड होते हैं, तो यहां पर वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 11,000 रुपए की वैल्यू यहां पे निकल के आ रही है। फिर यहां पर 30,000 रुपए, ये 2,000 रुपए वेटमेंट चार्जेस ऐड कर दोगे, क्यों, इंसिडेंटल और एंसिलरी खर्चे हमें ऐड करने होते हैं। 1,000 रुपए ये डिस्काउंट आपका निकल के आ रहा है, अब ये डिस्काउंट आपका निकल के आ रहा है तो इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब यहां पे आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, यहां पे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये डिस्काउंट यहां पे माइनस कर देंगे। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बात मेरे को सारे बच्चे आंसर देना, यहाँ पे 30,000 है, प्लस में 2,000 है, माइनस में 1,000 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 31,000 रुपए की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। तो यहाँ पे 11,000 रुपए की वैल्यू है, यहाँ पे 31,000 रुपए की वैल्यू है। अब पहली सप्लाई मेरी इंटरस्टेट सप्लाई है, दूसरी सप्लाई मेरी इंट्रास्टेट सप्लाई है। अच्छा ये सप्लाई मेरी इंटरस्टेट सप्लाई है, तो 11,000 रुपए का 18% और ये 31,000 रुपए का 9%। अब एक बार मेरे को बताना जी, 11,000 रुपए का 18%, तो ये कितना आएगा, 1,980 रुपए आएगा जी। और यहाँ पे 31,000 रुपए का 9%, यहाँ पे कितना आएगा, 2,790 रुपए सीजीएसटी आएगा, 2,790 रुपए एसजीएसटी निकल के आएगा, ये जीएसटी आपका यहाँ पे निकल के आएगा जी। डन। तो आई थिंक 1,980 रुपए का यहाँ पे आईजीएसटी आएगा, 2,790 रुपए, 2,790 रुपए। अब बताओ इसकी प्रेजेंटेशन करके दिखाऊं, जल्दी बताओ फटाफट से, क्या इसकी प्रेजेंटेशन करके दिखाऊं। वैसे तो बिल्कुल प्रेजेंटेशन सिंपल है, हमने वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन की पहले प्रेजेंटेशन की हुई है, तो मेरे को लग रहा है वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन में तुम्हें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बताओ अब एक बताओ, ये तो 15(1) की वैल्यू है, यहां तो तुम लिख ही दोगे ना कि ये तुमने इंक्लूजन क्यों की है, 15(2) के बेस पे इंसिडेंटल और एंसिलरी खर्चे ऐड होते हैं। तो इसमें वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन में मेरे को जो लग रहा है तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम पहले विद प्रेजेंटेशन कर चुके हैं, ठीक है ना। ये तो कर ही लोगे ना, मतलब मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन उसकी करके दिखा दूंगा जो प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है कि उसमें क्या लिखना है। हाँ डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लव यू सो मच। आ जाओ फटाफट से आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। फिर अगला क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं, ये लो, इसकी प्रेजेंटेशन मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा, इसकी प्रेजेंटेशन मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा, ठीक है, इसकी प्रेजेंटेशन हम कर लेंगे। आ जाओ सारे बच्चे एक बार चेक करो, यहां पे ये क्वेश्चन है विद प्रेजेंटेशन कर लेंगे। ये है मिस्टर शुभ, ये क्या है जी, ये मिस्टर शुभ, मिस्टर शुभ है डायरेक्टर ऑफ स्टार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये डायरेक्टर है स्टार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, प्रोवाइडेड सर्विस टू द कंपनी फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ 1,25,000, ठीक है जी। फिर कह रहा है ब्रीफली आंसर वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल इन द बिलो मेंशन इंडिपेंडेंट केसेस, इफ यस हु इज लाइबल टू पे जीएसटी। पहले तो ये बताना है क्या जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो कौन जीएसटी पे करेगा, आपको ये बताना है। अब वो कह रहा है मिस्टर शुभ जो है, मिस्टर शुभ इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिस्टर शुभ जो है वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ऑफ स्टार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी, एंड नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है वो वैसे भी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता। जब कंपनी का एम्प्लॉय ही नहीं है तो याद है हमने शेड्यूल 3 किया था,
शेड्यूल 3 के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, ना तो वो गुड्स की सप्लाई है ना वो सर्विस की सप्लाई है, उस पर जीएसटी की बातें होती नहीं है, उस पर जीएसटी की बातें होती नहीं है। तो अच्छा, अब ये तो एम्प्लॉई नहीं है, तो अगर एम्प्लॉई नहीं है तो जीएसटी लगेगा, और जीएसटी लगेगा तो रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगेगा कि अगर कोई डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है उसमें कंपनी जीएसटी पे करेगी, डायरेक्टर जीएसटी पे नहीं करेगा, तो यहां पे कंपनी जीएसटी पे करेगी रिवर्स चार्ज के अंदर। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अगले पॉइंट पर आओ। अब वो कह रहा है मिस्टर शुभ, ध्यान से पढ़ना, मिस्टर शुभ इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मिस्टर शुभ is an executive director that is an employee of Star Company Private Limited out of total remuneration amounting to 1,25,000 जो है उसको 1,25,000 मिल रहे हैं, 60,000 पे has been declare as salary, जिसमें 60,000 पे उसको सैलरी मिल रही है स्टार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से, एंड सब्जेक्ट टू टीडीएस, टीडीएस उसका कटा सेक्शन 192। अब तुम सबने इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है, मतलब कम से कम इतना तो पढ़ा हुआ है ना। मुंह क्या बच्चा कह रहे हैं कब पढ़ा इनकम टैक्स, कराया तो है नहीं। अबे नालायक, रेगुलर बैच में तो पढ़ा होगा। हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर, रेगुलर बैच में तो पढ़ा होगा ना। तो रेगुलर बैच में इनकम टैक्स में सैलरी का टीडीएस जो है वो 192 में कटता है, तो टीडीएस कटा 192 में। फिर वो कह रहा है 65,000 हैज बीन डिक्लेयर सेपरेटली अदर देन सैलरी इन द स्टार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट्स एंड सब्जेक्ट टू टीडीएस जो है वो कट रहा है 194 जे में। अब इसका टीडीएस कट रहा है 194 जे में। अब 194 जे में या तो डायरेक्टर सिटिंग फीस है, या तो डायरेक्टर सिटिंग फीस है, या वो प्रोफेशनल फीस है, उसका टीडीएस 194 जे में कट रहा है। अब बताओ जी, पहली बात जीएसटी लगेगा? तो भाई ये तो कंफर्म है कि पूरे 125 पे तो नहीं लगेगा। अब 125 पे नहीं लगेगा तो 60,000 जो सैलरी है उस पे तो नहीं लगेगा, जो 65,000 पे प्रोफेशनल फीस है या डायरेक्टर सिटिंग फीस है उस पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 65,000 पे जीएसटी लगेगा और वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है नी। अब इसकी प्रेजेंटेशन मैं तुम्हें करके दिखा देता हूं। ठीक है, इसकी प्रेजेंटेशन मैं तुम्हें करके दिखा देता हूं, बट एक बार पहले ये देख लेते हैं इस पेपर में कोई और क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ, एक और क्वेश्चन भी है, फिर इकट्ठी प्रेजेंटेशन कर लेंगे ना। एक और क्वेश्चन भी है, देखो री, वो कह रहा है डिस्कस, ध्यान से, डिस्कस टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन ए सब्सिडरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। बताओ यार, 5 नंबर में क्वेश्चन दिया हो भाई साहब, 5 नंबर में क्वेश्चन बना रखा है। कह रहा है टैक्सेबिलिटी बताओ अगर सब्सिडरी कंपनी में शेयर होल्ड किए हैं होल्डिंग कंपनी ने। बताओ यार क्या करें इसका, बताओ। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में शेयर होल्ड किए हुए हैं, तो अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में शेयर होल्ड किए हुए हैं तो बताओ क्या टैक्सेबिलिटी होगी? कुछ भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। शेयर्स ना तो गुड्स हैं ना सर्विस है। अब ना गुड्स है ना सर्विस है तो कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा ही नहीं। बताओ क्या दिक्कत वाली बात है? इसमें कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। बट बच्चा कह रहा है सर इस एक लाइन को लिखने के 5 नंबर मिलेंगे। नहीं, एक लाइन नहीं लिखी जाएगी। पहले पता क्या करोगे? पहले गुड्स की डेफिनेशन लिखोगे, फिर सर्विस की डेफिनेशन लिखोगे, फिर ये बताओगे गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में सिक्योरिटी कवर नहीं होती, सिक्योरिटी कवर नहीं होती है। अब प्रॉब्लम पता क्या है आपको? पता है मैंने कहा था एक HSN कोड होता है और एक सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है। याद है? एक HSN कोड होता है, एक सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है। अब सर्विस अकाउंटिंग कोड में ना एक कोड नंबर है जिसमें ये लाइन लिखी हुई है कि शेयर हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी। तो गवर्नमेंट कह रही है भैया सर्विस अकाउंटिंग कोड में लिखने से कुछ नहीं होता। मतलब ये नहीं है कि अगर सर्विस अकाउंटिंग कोड में कुछ लिखा है तो उस पर जीएसटी लगेगा ही लगेगा। जीएसटी लगने के लिए पहले तुम ये चेक करो कि क्या वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में भी कवर है या नहीं है। अब ये शेयर्स ना तो गुड्स की डेफिनेशन में कवर है ना सर्विस की डेफिनेशन में कवर है, तो उस पर कहीं से भी जीएसटी की बात नहीं होगी, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो आई थिंक बस मेरे ख्याल से हाँ इस मॉडल टेस्ट पेपर में यही मेन क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के थे। तो आ जाओ ऊपर फटाफट से लिखते हैं। पहले वो डायरेक्टर वाला क्वेश्चन लिख के देखते हैं जी। आ जाओ जी। तो पहले डायरेक्टर वाले क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर लिख रहे हैं जी। डायरेक्टर वाले क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर लिख रहे हैं। अब लिखो यहां पे जी, पहले तो वही लिखो, रेलिवेंट प्रोविजन, रेलिवेंट प्रोविजन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, रेलिवेंट प्रोविजन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन।
रेलिवेंट प्रोविजन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। अब यहां पे लिखो जी, सबसे पहले यहां पे लिखो पैरा पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ CGST। अगर ये याद है तो लिख के आना, नहीं तो गलत मत लिख के आना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं जी, याद है तो लिख के आना, नहीं तो गलत मत लिख के आना, ठीक है ना। लिखो, अब यहां पे लिखोगे सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर in the course or in relation to his employment shall be treated neither as a supply of goods nor as a supply of सर्विसेज। ना वो गुड्स की सप्लाई है, ना वो सर्विस की सप्लाई है, पहले हमने ये लिख दिया जी, ठीक है जी। तो दिस इज नॉट ए सप्लाई, हेंस नो GST shall apply, नो GST shall apply। अब यहां पे लिखो जी however services by an independent director, services by an independent director are not covered under schedule 3, under schedule 3 since they are not an employee, क्योंकि वो एम्प्लॉई नहीं है, ठीक है जी। हेंस such service covered under supply as per सेक्शन 7। फिर उनका काम जो है वो सेक्शन 7 में क्या बन जाएगा, सप्लाई बन जाएगा। एंड यहां लिखो टैक्सेबल अंडर RCM as per the notification of RCM। और ये सर्विस जो है वो RCM में टैक्सेबल होगी, ठीक है जी। ये सर्विस जो है वो RCM में टैक्सेबल हो जाएगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। अब यहां पे लिखो जी फैक्ट ऑफ केस। अब फैक्ट ऑफ केस में क्या है जी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोवाइडिंग सर्विस टू कंपनी। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को। आर नॉट एन एम्प्लॉई, सो शेड्यूल 3 नॉट एप्लीकेबल।
शेड्यूल 3 नॉट एप्लीकेबल जी। ठीक है जी, तो कंक्लूजन लिखो यहां पे जी। अब कंक्लूजन यहां पे लिखो जी, कंक्लूजन में क्या आएगा? सर्विस बाय एन एम्प्लॉई इज नॉट टैक्सेबल बट एज पर दी above provision independent director is not an employee, hence such service is taxable under RCM, GST liability डिस्चार्ज बाय कंपनी। अब इसमें जीएसटी कौन पे करेगा जी? जीएसटी लाइबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज करेगी कंपनी, बस ये पर ध्यान दो। जीएसटी लाइबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज करेगी कंपनी। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको यहां पे लिख के आनी है, बस ये पर ध्यान दो। ये सारी बातें आपको यहां पे लिख के आनी है। क्लियर है जी? अब इसका सेकंड पॉइंट लिखें। और अब सेकंड पार्ट में क्या था? सेकंड पार्ट में आपको मिल रहे हैं 1,25,000। अब 1,25,000 में 60,000 रुपए की तो सैलरी है, उस पर तो लगना नहीं है। 65,000 रुपए की जो आपकी है वो अदर देन सैलरी है, जिसका टीडीएस कट रहा है 194 जे में। अब जब 194 जे में कट रहा है तो उस पर तो जीएसटी लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल तनिष्का, देख सकते हो जी। अब अगले पॉइंट पर एप्लीकेबल करो, यहां पे आओ जी, सेकंड पॉइंट पे आओ, इसके बी पॉइंट पे आओ जी, इसके बी पॉइंट पे आओ। लिखो यहां पे जी, लिखो लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। अब यहां पे सबसे पहले तो वही लिखेंगे यहां पे जी, सबसे पहले तो वही आएगा, पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अब ये पैरा 1 पता कौन सा है? ये सेम कॉपी कर लेना जी, ठीक है? ये वाला, ये सेम लाइन फटाफट से यहां पे कॉपी कर लो। ये सेम की सेम लाइन, सेम की सेम लाइन, यहां से लेके यहां तक सेम लाइन आपने यहां पे कॉपी करनी है कि पैरा 1 जो है वो शेड्यूल 3 का क्या कहता है। डन? क्लियर है? उसके बाद वो लाइन कॉपी करने के बाद लिखो यहां पे, एज पर रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन सर्विसेज provided by director to a company are taxable under GST, and company is liable to पे टैक्स अंडर आरसीएम। कंपनी इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। ठीक है जी? तो यहां पर आपने क्लियर बता दिया। अब उसके बाद लिखो यहां पे जी, अब उसके बाद लिखो यहां पे रेमुनरेशन, क्लासिफाइड अंडर सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ट्रीटेड एज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप।
treated as employer and employee relationship, hence covered in schedule 3 and no GST shall apply. नो जीएसटी शेल अप्लाई, उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा. बट अगर रेमुनरेशन जो है वो 194 में है, लिखो यहां पे जी, अगर रेमुनरेशन क्लासिफाई हो रही है अंडर सेक्शन 194 ठीक है जी, अगर वो 194 में क्लासिफाई हो रही है जी, अगर 192 में है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा. बट अगर 194 में आ रही है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, देन नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई relationship shall exist. No employer employee relationship shall exist, hence schedule 3 not apply, and such service is become टैक्सेबल अंडर जीएसटी. फिर ये सर्विस जो है वो जीएसटी में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी. क्लियर है जी. अब यहां पे बताओ जी, अब यहां पे फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन, फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन. अब फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन देखो यहां पे जी, सैलरी, पहले तो यहां पे टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम कंपनी कितना है, 1,25,000, 1,25,000. उसके बाद सैलरी कंपोनेंट कितना है, 60,000 अंडर सेक्शन 192. अदर देन सैलरी कंपोनेंट 65,000 अंडर सेक्शन 194 तो सैलरी कंपोनेंट 60,000 है, अदर देन सैलरी कंपोनेंट जो है वो 65,000 है. तो यहां पे कंक्लूजन, only 65,000 is liable to pay GST under RCM, as it is not covered under शेड्यूल 3, नोट कवर्ड अंडर शेड्यूल 3 जी. और 60,000 सैलरी इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी एज इट इज एम्प्लॉई इन द कोर्स ऑफ कंपनी. लोज भाई साहब, अब जाके हमारा काम हुआ जी. ठीक है, अब जाके 5 नंबर मिले हैं, देख लो जी. अब बताओ कोई दिक्कत तो ना है, चल आगे जी. ठीक है जी, लोग कर दें जी. तो अब कोई दिक्कत तो नहीं है प्रोविजन लिखने में, समझ में आ गया, पक्का पक्का लोग कर सकते हैं इसको जी. अब होल्डिंग सब्सिडरी वाली गेम रहेगी जी. ठीक है जी,
चलो जी, आ जाओ जी, अब फटाफट से यहां पे आओ जी। सर वो आरसीएम वाली फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम प्रोविजन लिख दिए हैं ऊपर तो नीचे फिर से लिखना पड़ेगा मेरे बच्चे, नीचे प्रोविजन अलग है ना। हेलो ओए डोकले, ओए हेलो इधर, नीचे प्रोविजन अलग है, अगर नीचे सेम होता फिर नहीं लिखता ना, बट नीचे सैलरी भी अदर देन सैलरी भी है तो अलग से लिखना पड़ेगा जी। राइटिंग के अंदर मजा आ रहा है ना तुम्हें, मेरी आना चाहिए, डिग्री है मेरे पास सीए की, इंस्टीट्यूट नहीं दी है, बोलो क्या करोगे, बट इससे अच्छी हैंड राइटिंग है मेरी, ठीक है ना, तो ज्यादा नहीं बनना। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ जी फटाफट से। अब उस क्वेश्चन पे आओ जी, वो होल्डिंग सब्सिडरी वाले पॉइंट पर आओ जी। तो होल्डिंग सब्सिडरी वाले पॉइंट पे आओ, पहले यहां पे लिखो लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। अब यहां पे लिखो जी, सबसे पहले यहां पे लिखो डेफिनेशन ऑफ गुड्स, सेक्शन 252, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ गुड्स आपने पहले यहां पे लिखी है सेक्शन 252। अब लिखो यहां पे जी, गुड्स मीन्स every kind of movable property other than money and securities। ठीक है जी, तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। अब यहां पे लिखो जी डेफिनेशन ऑफ सर्विस, डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज सेक्शन 2102। अब यहां पे लिखो सर्विसेज मीन्स anything other than goods, money and securities। हाँ करेंसी मतलब मनी वही हो गया ना, गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। अब यहां पे इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है इस डेफिनेशन का, कंक्लूजन ऑफ above definition, कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है सिक्योरिटीज नीदर, सिक्योरिटीज नीदर गुड्स नोर सर्विसेज अंडर जीएसटी। भाई ना वो गुड्स हैं और ना वो सर्विसेज, अगर सेक्शन याद है तो अच्छी बात है जी, ना वो गुड्स हैं ना वो सर्विस हैं जी। अब यहां पे लिखो डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। अब यहां पे सिक्योरिटीज नोट डिफाइन under GST Act, securities not defined under GST Act but as per Securities Contract Act the term security includes shares, इंक्लूड्स शेयर्स। इसमें शेयर्स भी आते हैं, इसमें शेयर्स भी आते हैं। अब यहां पे गवर्नमेंट
क्लैरिफिकेशन, एक गवर्नमेंट का सर्कुलर आया था अभी पिछली बार, इस बार का सर्कुलर नहीं है, पिछली बार गवर्नमेंट का एक सर्कुलर आया था और ये उसी अमेंडमेंट पे क्वेश्चन बना हुआ है, ये उसी अमेंडमेंट पे क्वेश्चन बना हुआ है। अब सर्कुलर में क्या आया था जी, merely because there exists a specific SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड, ठीक है जी, सर्विस अकाउंटिंग कोड फॉर ए सर्टेन एक्टिविटी that alone does not make it a supply under GST, ठीक है ना, उसके बेस पे उसको जीएसटी में सप्लाई नहीं कह सकते। जीएसटी में सप्लाई होने के लिए पहले गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर होना पड़ेगा, तभी वो सप्लाई में कवर होगा जी। अब यहां पे लिखो जी, for supply there must be covered under section 7 of CGST Act 2017, ठीक है नी। अब यहां पे लिखो कंक्लूजन, लिख लो कंक्लूजन, लिखो यहां पर होल्डिंग शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी activity of supply, hence no GST shall apply। कोई भी जीएसटी जो है यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। अब तुम्हें समझ में आ गया कि एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ गया कि एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, मतलब इसके अंदर पहले प्रोविजन लिखने आना पड़ेगा, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। तो होल्डिंग कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्ड कर रही है, ना वो गुड्स की सप्लाई है ना वो सर्विस में कवर है, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है, इसलिए कोई भी जीएसटी जो है वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? पक्का पक्का, मतलब मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, प्रेजेंट जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं ना, बस ये नहीं कि तुमने कॉपी करते जाना है, मैं ये तुम्हारी वो प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूं जब तुम कहते हो ना कि हमारा हाथ रुक जाता है, तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी तुम क्वेश्चन लिखते हो तो उससे रिलेटेड पहले प्रोविजन लिखोगे तो अपने आप लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर तुम डायरेक्टली कंक्लूजन लिख दोगे, इट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज नॉट सप्लाई, तो तुम्हारे दिमाग में क्यों आया वो भी तो लिख के आना पड़ेगा ना। तो पहले गुड्स की डेफिनेशन लिखो, सर्विस की डेफिनेशन लिखो, फिर उन दोनों की डेफिनेशन का कंक्लूजन लिखा, फिर सिक्योरिटी में शेयर्स भी आते हैं वो बताया, फिर उन सब डेफिनेशन के बेस पर बताया कि भैया होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्ड कर रही है तो वो सप्लाई से बाहर है, कोई भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी, बस ये पर ध्यान दो। सर एमएस ने बारे कहां दी पार्टी, अब वो तो पुणे में है ना, पार्टी वार्टी तो मिली नहीं। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। तो अब जाके यहां पर ये पॉइंट हमारा कवर हो जाता है। अब इधर देखो ध्यान से जी, अब इधर देखो मॉडल टेस्ट पेपर 2 जी, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर 2 के ऊपर आ जाओ यहां पे। अब इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हमारे होंगे जी, इसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे यहां पे होंगे, इधर देख लो फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब सारे के सारे बच्चे इसके ऊपर आओ, ये लो जी, ये क्वेश्चन आपका आ रहा है वैल्यूएशन का, ठीक है। पूर्व एसएससी का मतलब यह है कि अगर सर्विस अकाउंटिंग कोड में, जैसे याद है मैंने कहा था एचएसएन कोड होते हैं, एसएसी कोड होते हैं, तो गुड्स वाले एचएसएन कोड होते हैं, सर्विस वाले एसएसी कोड होते हैं। तो अगर मान लो किसी पर्टिकुलर एंट्री का मतलब कोई सर्विस अकाउंटिंग कोड दिया हुआ है, तो गवर्नमेंट कह रही सर्विस अकाउंटिंग कोड देने से तुम ये नहीं कह सकते वो सप्लाई है। सप्लाई होने के लिए पहले वो गुड्स और सर्विस बने, उसके बाद वो सेक्शन 7 की कंडीशन सेटिस्फाइड करे, फिर कहीं जाके सप्लाई कह सकते हो। सर्विस अकाउंटिंग कोड में कोई लाइन लिखी हुई है, इट डजंट मीन कि उसके ऊपर तुम जीएसटी लगा दोगे, बस ये पर ध्यान दो। हाँ बिल्कुल भी एमसीक्यू सेशन भी होंगे।
बिल्कुल एमसीक्यू सेशन भी होंगे। सर जी 2 अगस्त को तो आपका बर्थडे है, पार्टी दे देना। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल पार्टी देंगे, आप गिफ्ट भिजवा देना, ठीक है जी, सारे बच्चे गिफ्ट भिजवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपको मनपसंद का गिफ्ट हो आप बिल्कुल भिजवाएं, खुले दिल से भिजवाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आओ जी, अब क्वेश्चन पढ़ो। LSP Limited, a registered supplier, sold a machine to Balwant Limited. It provide the following information in this regard. आओ जी अब एक बार चेक करो जी। अब यहां पे देखो प्राइस ऑफ द मशीन कितना है, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड अदर चार्जेस एट सीरियल नंबर 2 and 3, ठीक है, तो 20,000 रुपए। फिर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस है। अब ये चार्जेस जो हैं वर पेबल बाय LSP लिमिटेड बट सेम हैव बीन डायरेक्टली पेड बाय द बलवंत लिमिटेड टू एनी द इंस्पेक्शन एजेंसी। दीज चार्ज वर नॉट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड बाय द LSP लिमिटेड। तो रिकॉर्ड करने चाहिए ना, तो रिकॉर्ड करने चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी हम यहां पे ऐड करेंगे। फिर फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ द मशीन, तो भैया ये हम यहां पे ऐड करके चलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन खर्चे। फिर वो कह रहा है सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ मशीन अंडर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। अब ये सब्सिडी जो है वो प्राइस से लिंक है, ये सब्सिडी जो है वो प्राइस से लिंक है। अच्छा प्राइस ऑफ द मशीन इज नेट ऑफ द सब्सिडी। अब जब वो कह रहा है नेट ऑफ सब्सिडी तो मतलब सब्सिडी माइनस कर दी गई है। अब ये गवर्नमेंट वाली सब्सिडी है तो क्या कुछ करेंगे, नहीं करेंगे, अच्छी बात है, माइनस की हुई है, माइनस होनी भी चाहिए, तो इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे, इग्नोर करोगे। डिस्काउंट कह रहा है 2% है टू बलवंत लिमिटेड ऑन द प्राइस मेंशन एट सीरियल नंबर 1 अबव रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। तो भैया प्राइस रिकॉर्डेड इनवॉइस में है तो 2% डिस्काउंट है, तो 20,000 रुपए का 2% निकालोगे तो आई थिंक 400 बनेगा, तो 400 रुपए का डिस्काउंट इसमें से माइनस कर दोगे, 400 रुपए का डिस्काउंट इसमें से माइनस कर दोगे तो 20,000 प्लस में 6,000 प्लस में 1,000, ठीक है, और माइनस में 400, तो ये कितना निकल के आ गया 26,600 रुपए की वैल्यू आ गया। हाँ जी सेम आंसर आ रही, 26,600 रुपए की वैल्यू यहां पे निकल के आ रही है। आई होप आप सबका आंसर सेम आ रहा होगा। डन। अब इसका तो मैं वो तो ना कराऊं ना, इसकी प्रेजेंटेशन तो ना कराऊं ना, मतलब वही टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन है ना, लिख दोगे ना, ये 15.2 के बेस पे ऐड किया, ये 15.2 के बेस पे ऐड किया, ये ऐड तुमने क्यों नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी है, तो वो नॉन गवर्नमेंट वाली को ऐड करते हैं, गवर्नमेंट वाली को हम नहीं करते हैं, ठीक है। और ये डिस्काउंट माइनस कर दिया 15.3 के बेस पे, आपने डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो आई थिंक ये प्रेजेंटेशन आप कर लोगे। डन, ओके जी, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पे आ जाओ जी, अब ये अगला क्वेश्चन है आरसीएम वाला। अब ये अगला क्वेश्चन जो है, अब यहां पे अगला क्वेश्चन जो है आरसीएम वाला निकल के आ रहा है। एक बार चेक करो क्वेश्चन क्या है। कह रहा है स्टेट द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडेड। अब ये आरसीएम वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है सपना बिल्डर्स रजिस्टर्ड इन हरियाणा, सपना बिल्डर रजिस्टर्ड इन हरियाणा रेंटेड 20 रेजिडेंशियल यूनिट ओन बाय इट इन जैन सोसाइटी to Anant Technology, an IT-based company registered in the state of Haryana for accommodation of its employee। पहली बात याद करो, आपको मैंने क्या कहा था कि अगर रहने वाला घर रहने के लिए किराए पर दोगे तो एग्जम्प्ट है। फिर रहने वाला घर अगर रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पर दोगे तो वो टैक्सेबल है, बट अगर रजिस्टर्ड पर्सन जिसको किराए पर दिया अगर वो भी रह रहा है उसमें तो भी एग्जम्प्ट कर देंगे, बट वहां पे कंडीशन थी कि पैसा उसके अकाउंट से कटना चाहिए, याद है वो कंडीशन। बट यहां पे अब इसने किराए पर दिया, माना एम्प्लॉई उसमें रह रहे हैं, बट एम्प्लॉई रह रहे हैं कंपनी के, तो कंपनी का तो वो बिजनेस है ना भाई, कंपनी खुद तो नहीं रह रही ना भाई, कंपनी ने लिया अपने एम्प्लॉई के लिए, तो एक तरह से कंपनी ने बिजनेस पर्पस के लिए लिया, क्योंकि कंपनी का एम्प्लॉई को रहना बिजनेस है, उससे उसके बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा। तो ये मत कह देना कि सर ये वाले सर्विस एग्जम्प्ट है, नहीं, ये सर्विस टैक्सेबल है और आरसीएम में टैक्सेबल है, बस ये पर ध्यान दो, आरसीएम में टैक्सेबल है, ठीक है ना। तो ये सर्विस जो होगी वो टैक्सेबल होगी और आरसीएम में टैक्सेबल होगी, ये बात ध्यान दो। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। डन, अगले पॉइंट पर आओ। अरे आरसीएम में टैक्सेबल होगी ना, फॉरवर्ड चार्ज क्यों लगेगा, आरसीएम में टैक्सेबल होगी, ठीक है ना, आरसीएम में टैक्सेबल होगी, फॉरवर्ड चार्ज क्यों लगेगा, नालायक। अगले पॉइंट पर आओ। अब वर्मा कंसल्टेंट ए पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड इन दिल्ली एज ए रेगुलर टैक्स पेयर पेड स्पॉन्सरशिप फीस फॉर 1.5 लाख रुपए एट सेमिनार
ऑर्गेनाइज बाय अ प्राइवेट एनजीओ पार्टनरशिप फर्म इन दिल्ली। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर दे देना। यहां पे पार्टनरशिप फर्म, अभी अमेंडमेंट आई है सर, एक बार वापस बता दो मेरे बच्चे, दोबारा सुनो। पहले तो एक बात दिमाग में लेके आओ, एग्जाम्शन में क्या कवर है? एग्जाम्शन में कवर है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस इज एग्जाम्ड। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस इज एग्जाम्ड। आरसीएम में क्या कवर है? रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसीएम। बट अगर रजिस्टर्ड पर्सन भी रहने के लिए ले रहे तो वो एग्जाम्शन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगी, कुछ कंडीशन है। अब यहां पे उसने रेंटिंग की है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की है, रजिस्टर्ड पर्सन को की है, बट उसके रहने के लिए नहीं की। उसमें उसके एम्प्लॉई रहेंगे, और एम्प्लॉई रहेंगे तो उसका फायदा उसके बिजनेस को मिलेगा। तो ये सर्विस जो है वो एग्जाम्शन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, टैक्सेबल है। और टैक्सेबल किस में है? रिवर्स चार्ज में, इसलिए यहां पे रिवर्स चार्ज लगेगा। फिर दूसरा, स्पॉन्सरशिप वाले केस में अमेंडमेंट आई थी। अब स्पॉन्सरशिप वाले केस में क्या अमेंडमेंट आई थी? अमेंडमेंट आई थी कि अगर नॉन बॉडी कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप की सर्विस देगा किसी बॉडी कॉरपोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, उस केस में आरसीएम लगेगा। भाई अगर एक नॉन बॉडी कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप की सर्विस देगा बॉडी कॉरपोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, उस केस में आरसीएम लगेगा। हमें को सारे बच्चे देना। वर्मा कंसल्टेंट पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड इन दिल्ली एज ए रेगुलर टैक्स पेयर, पेड स्पॉन्सरशिप फीस। ये स्पॉन्सरशिप फीस पे कर रहे हैं, मतलब ये सर्विस रिसीवर है। प्रोवाइडर कौन है? प्रोवाइडर जो है वो एक पार्टनरशिप फर्म है, तो प्रोवाइडर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है। अब प्रोवाइडर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, सर्विस दे किसको रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। तो सामने कौन है? पार्टनरशिप फर्म है। तो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म को स्पॉन्सरशिप की सर्विस देगा, उस केस में यहां पर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहां पर भी आरसीएम लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है ना, यहां पर भी आरसीएम लगेगा। हाँ दीपक, वो तो अपना जो स्टूडेंट रहते हैं हॉस्टल फ्लैट वाले केस में, उस केस में वो पॉइंट था। बट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा था, वो पॉइंट हम लिख के नहीं आएंगे ना यहाँ पे। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूं, यहां पर वही तो मैं बता रहा हूं कि नॉन बॉडी कॉर्पोरेट अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप हमको सर्विस देगा, उस केस में आरसीएम लगेगा। ये अमेंडमेंट थी ना। अब देने वाला नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, दी किसको है? पार्टनरशिप फर्म को, तो उस केस में तो आरसीएम लग ही जाएगा ना। तो दोनों के दोनों केस में आरसीएम लगेगा। चलो एक बार इसको लिखते हैं और देख लें कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस टेस्ट के अंदर। नहीं, बस इस टेस्ट में यही क्वेश्चन है। इस टेस्ट में यही क्वेश्चन है, तो आओ फटाफट से इसकी नोटिंग कंप्लीट करते हैं। आओ जिसको लिख के देखते हैं, फटाफट से पहले आ जाओ जी, पहले पॉइंट पर आओ। यहां लिखो, यहां पे लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। अब यहां पे लिखो जी, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर use as a residence are exempt under GST except where such dwelling is rented to registered person। ठीक है जी। अब यहां पे इफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, if residential dwelling is rented to registered person is taxable under GST and RCM provision shall apply।
आरसीएम प्रोविजन शैल अप्लाई। अब फैक्ट ऑफ द केस, यहां पे सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? सपना बिल्डर्स। रेसिपिएंट कौन है? अनंत टेक्नोलॉजीज। प्रॉपर्टी कौन सी है? रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। पर्पस क्या है? यूज ऑफ रेजिडेंस फॉर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी यस अंडर आरसीएम। आरसीएम लगेगा जी। हु विल पे? अनंत टेक्नोलॉजी जी। अनंत टेक्नोलॉजी। सर वो कंडीशन नहीं लिखेंगे रजिस्टर्ड पर्सन वाली भी एग्जाम्ट होगी? नहीं, मतलब लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि 2 नंबर का है ना, टोटल मिला के 4 नंबर का है। लिखना है तुम्हारे पास टाइम है तो लिख दो, अदरवाइज लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज लिख देंगे। हाँ, अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन अपने खुद के रहने के लिए, सामने वाला बंदा इंडिविजुअल होता, वो खुद के रहने के लिए यूज कर रहा होता और क्वेश्चन में लिखा होता वो अपने अकाउंट से पैसा पे कर रहा है, तब लिख के आते। ठीक है ना, अदरवाइज वो यहां पे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आगे लिखो, कंक्लूजन क्या है जी? कंक्लूजन ये है, सिंस रेजिडेंशियल ड्वेलिंग rented to registered person, hence exemption not available in this case, GST payable by recipient under RCM। हाँ हाँ बिल्कुल हर्षित, बिल्कुल लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हो, 100% लिख सकते हो जी। डन जी। अब स्पॉन्सरशिप वाले पे आओ जी। अब स्पॉन्सरशिप वाले पे आओ, यहां पे लिखो स्पॉन्सरशिप वाले में सेकंड, लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन लिखो जी। स्पॉन्सरशिप सर्विस provided by any person other than body corporate to body corporate or partnership firm, then GST is payable by recipient under RCM। GST is payable by recipient under RCM। अब फैक्ट ऑफ द केस में क्या है? सप्लायर जो है प्राइवेट एनजीओ, एक पार्टनरशिप फर्म है, और रेसिपिएंट जो है वर्मा कंसल्टेंट, ये भी एक पार्टनरशिप फर्म है। सर्विस जो है
वो है स्पॉन्सरशिप की सर्विस, वो स्पॉन्सरशिप की सर्विस है। अब यहां पे आएगा कंक्लूजन। इन above question, service provided by non body corporate, that is partnership firm to partnership firm is covered under RCM and recipient is liable to pay GST. Recipient is liable to pay GST. ये कंक्लूजन यहां पे निकल के आ रहा है। डन, इसको लॉक कर दें जी। चलो, तो अब जाके दो पेपर हमने पूरे कंप्लीट कर लिए जी। ठीक है, अब जाके दो पेपर हमने कंप्लीट अपने कर लिए हैं। अब इसके ध्यान रखना, अभी ये चैप्टर यही करने हैं, और वैसे अगर तुम्हें चैप्टर रिवाइज करना है तो मैं तुम्हें अगला चैप्टर भी रिवाइज करने को दे रहा हूं, क्योंकि कल की छुट्टी है ना, कल क्लास नहीं होगी जी, कल क्लास नहीं होगी, तो कल की छुट्टी है। तो इसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे वो भी अभी नोट कर लो, वो भी अभी नोट कर लो। एक तो टाइम ऑफ सप्लाई, इसकी तुम रिवीजन कर लेना, एक तो टाइम ऑफ सप्लाई की रिवीजन कर लेना, ठीक है ना, टाइम ऑफ सप्लाई। और एक तुम रिवीजन कर लेना कॉम्पोजिशन लेवी, ठीक है। एक तो टाइम ऑफ सप्लाई की रिवीजन कर लेना और एक कॉम्पोजिशन लेवी, इन दोनों चैप्टर की तुम रिवीजन करके रख लेना। सर आप बुक से क्वेश्चन नहीं, कौन सी बुक से? क्वेश्चन बैंक से? क्वेश्चन बैंक से कौन सी बुक से कह रहे हो आप? ठीक है, क्वेश्चन बैंक से भी करेंगे, बट पहले ये तो हो जाए ना, पहले ये हो जाए, उसके बाद फिर मॉड्यूल के ऊपर आएंगे, फिर जो क्वेश्चन बैंक के इंपॉर्टेंट, इवन क्वेश्चन बैंक के अंदर यही तो है। अगर आप क्वेश्चन बैंक भी चेक करोगे ना, तो क्वेश्चन बैंक के अंदर भी आपको सारे क्वेश्चन यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। कल संडे कोई क्लास नहीं होगी, परसों मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।